नमस्कार साथियों। हम लोग स्कूल व्याख्याता 2020 हिंदी के ओल्ड पेपर का विश्लेषण कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 51 तक देख लेते हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप ज़रूर बताइए, और अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रौंचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना। क्रौंचों ने कहा था ना कि वक्रोक्ति सिद्धांत, मतलब क्रौंचे का अभिव्यंजनावाद वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान है। ठीक है ना। तो विलायती उत्थान किसे कहा था? इसे कहा था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन्होंने पूछा निकटतम, तो निकटतम कौन सा है? वक्रोक्ति सिद्धांत। आप पूछ रहे वक्रोक्ति सिद्धांत था किसका? किसका था बताओ? कुंतक का। किसका? कुंतक का। रीति किसका था बताना आप। रस किसका था और अलंकार किसका था? हमने बात कर रखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन है। बताओ, कोलरिज का सिद्धांत है ना कल्पना पे, तो उसके विषय में असंगत कथन पूछ रहा है। देखो, वे कल्पना को ईश्वर की शक्ति मानते हैं। कौन? कोलरिज मानते हैं। ये तो बात तो एकदम सही है। वे ललित कल्पना, वे कल्पना में सहज संबंध मानते नहीं, नहीं नहीं, सहज संबंध नहीं मानते, ये असंगत है। ठीक है, आंसर ये हो गया। आगे देखो, कविता में समन्वय का विशेष महत्व है, ऐसा कोलरिज का मानना है। सही है ये तो। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है, ये बात भी सही है। एक ये गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, तीन क्वेश्चन आए हैं ना आर्य चिंतक से, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। ध्यान रखना, जो अभी 2023 में जो भर्ती आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि हर चिंतक से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। लॉन्जेंस के 3 मिले हमें, प्लेटो के 3 मिले, अरस्तु के 3 मिले, और कोलरिज के भी 3 मिल रहे हैं ना। अगला कह रहा है, कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में असंगत है। बताओ, मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवंत शक्ति है। सही बात है एकदम। मुख्य कल्पना समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवंत शक्ति है। ठीक है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है, ये बात भी सही है। मुख्य कल्पना को तर्क से तथा गौण कल्पना को समझ से जोड़ देना, नहीं नहीं, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। कैसे गलत है आप कमेंट करके बताना है ना। आसान सा है, ज़्यादा है ही नहीं, इसके अंदर ये आंसर छुपा है। अगला देखो, मुख्य कल्पना तथा गौण कल्पना में गुण का नहीं मात्र परिमाण का अंतर है, ये बात भी सही है। गुण का नहीं, मात्र किसका? परिमाण का अंतर है मुख्य कल्पना और गौण कल्पना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं, तो कौन है? कोलरिज। एक तो किताब पूछ ली, ये तो आसान क्वेश्चन आ जाता है ना। ये भी आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला देखो, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीत तत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमान का भी अवगम है। ये मान्यता किसकी है? इसकी टी.एस. इलियट की। इलियट क्या कहता है कि इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतों का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। ये किसका कथन है? इलियट का। मतलब मान्यता है, कथन है, कुछ भी मान लो ना। अगला क्वेश्चन देखो, टी.एस. इलियट का मत नहीं है कला की जैविक सत्ता होती है, ये बात तो एकदम सही है टी.एस. के बारे के हिसाब से। कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, ये बात भी सही है। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है, ये बात भी सही है। कला का संवेग व्यक्तिक होता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये गलत है। व्यक्तिक नहीं होता है, सामाजिक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं ना। ये क्वेश्चन कह रहा है, किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? बताओ। परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है, यही गलत है, इसे सहमत नहीं है। ठीक है ना। परंपरा के ज्ञान से साहित्यकार को ये जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, इससे तो इलियट सहमत है। परंपरा के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है, ये भी सही है। परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तो कौन सा? यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है। कविता भाव का क्या नहीं है? स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, उससे मुक्ति का नाम है। ये मान्यता किसकी है? टी.एस. इलियट की। किसकी? टी.एस. इलियट की। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, भाव से क्या है? पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि
उससे मुक्ति का नाम है। ये T.S. इलियट का मानना है ना। 3 क्वेश्चन देखो इलियट से भी आई है ना। अगला क्वेश्चन, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। नई कविता या छायावाद या प्रयोगवाद या प्रगतिवाद? तो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित प्रगतिवाद है। जो मार्क्सवाद है ना, इसे ही साहित्य में प्रगतिवाद कहा जाता है। साम्यवाद भी इसी को ही कहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है, बताओ। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन नहीं है। कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है, ये बात तो सही है। अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती है, ये बात भी सही है। यथार्थ चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है, नहीं, मात्र नकल कैसे भाई, ये गलत है ना। कला के अभिप्राय, संदेश, सार तत्व व रूप शिल्प में बदलाव होता रहता है, ये बात सही है। इसका आंसर नंबर 3 सही है, ठीक है। कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है, सही बात है। आगे ये क्या कह रहा है, 2 नंबर, अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती, सही है। यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है, मात्र नकल कैसे है, इसलिए गलत हो गया ना। कला के अभिप्राय, संदेश, सार तत्व व रूप शिल्प में बदलाव होता रहता है, ये सही है, तो गलत ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत विषयक असंगत कथन है, ये गलत पूछ रहा है। तो साहित्य वर्गों के बीच विचारधारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है, ये बात तो सही है। साहित्य वर्गों के बीच विचारधारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है, सही है, ठीक है। साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान दे सकता है, ये बात भी सही है। साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है और उसकी जड़ें भी खोद सकता है, ये बात भी क्या सही है, सही है। वर्ग अंचल वे अपरिवर्तनशील होते हैं तथा उनकी आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं बदलता, क्यों नहीं बदलता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। ये क्वेश्चन कह रहा है, इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। ये कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पत्ति के संदर्भ में उपयुक्त है, बताओ। क्या कह रहा है, इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पत्ति के संदर्भ में उपयुक्त है, तो यह उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में शामिल नहीं है, बताओ। भूमंडलीकरण है, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर अधिपत्य है, ये भी है। सूचना का साम्राज्यवाद, ये भी है। साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापना, नहीं, ये नहीं है। उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में 3 तो शामिल है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। भूमंडलीकरण है, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर अधिपत्य भी है, सूचना का साम्राज्यवाद भी है, लेकिन ये नहीं है क्या, साहित्य का दृढ़ता के साथ स्थापना, ठीक है। अब इनमें क्या समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, इसलिए हम इनका आंसर ही देख रहे हैं। जब हम उत्तर आधुनिकतावाद पढ़ेंगे तो उन्हें क्या खोल के देख लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असहमत कथन है। देखो, संस्कृति व कलाकृतियां भी उत्पाद हो गई है, ये बात सही है। वैशिष्ट्य का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक हुआ है, ये बात भी एकदम सही है। रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत है। आइडियालॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा, ये बात भी सही है, तो ये गलत है, ठीक है ना। देखो, हर सिद्धांत से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भी भेद नहीं होता, ये विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के निकट है, बताओ। कल्पना सिद्धांत या विखंडनवाद, दोनों में से बता दो कोई एक, तो ये विखंडनवाद दृष्टि के निकट है। क्या है कि साहित्य पाठ में आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता, ये कौन मानता है, विखंडनवाद, है ना। अगला क्वेश्चन, साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं, बताओ कौन है। जोक दरिंदा है ना, दरिंदा कहता हूँ मैं, तो कोई नाराज ना हो, किसी का फेवरेट हो तो ऐसे बस याद होना चाहिए मैं, ना। अगला क्वेश्चन देखो, साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है, कौन सा, बताओ।
20वीं शताब्दी का चौथा दशक, 5वां दशक, छठा दशक या 7वां दशक? तो 7वां दशक। कौन सा है? 7वां दशक। अगला क्वेश्चन, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई और रासों में प्रक्षिप्त हुई। पद्मावती समय के विषय में कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये क्या कह रहे हैं कि ये कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई। ठीक है, पद्मावती समय के बारे में कह रहे हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, मन अति भयो हुलास बिकसी जन कोक किरण रवि अरुण अदरतीय सदर बिम फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसका उल्लेख है? अब मुझे आप इसमें अलंकार बता दो कमेंट करके पहले तो किसका उल्लेख है इसमें? पद्मावती का उल्लेख है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कमान बान छूट ही अपार लागत लो इस सारी दार घमासान दान सब वीर खेत गन श्रोन बेहद अस रक्त रेत। पंक्तियां किन के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? बताओ। इसमें पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के बीच होने वाले युद्ध का वर्णन है। ये क्वेश्चन आपसे तभी होंगे जब आपने पढ़ रखा है क्या, जो भी रचनाएं आपके सिलेबस में। जैसे ये पृथ्वीराज रासो से हैं तो पृथ्वीराज रासो का आपने अध्ययन कर रखा है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। कबीर के संदर्भ में कथन किसका है? देखो कई बार ये पूछा जाता है कि ये कथन किसके बारे में, तो प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, कथन तो कबीर के बारे में, लेकिन किसका है बताओ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? शुक्ल का है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, तो उनमें का मतलब कबीर के बारे में कहा। किसने कहा था बताओ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, आंखड़ियाँ जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जिबड़ियाँ छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इस शाखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? बताओ। नाथ सुपी, दोनों में से एक है बताओ। तो सुपी साधना किसका प्रभाव है? सुपी साधना का मुख्य प्रभाव पूछ रहा है ना। अगला क्वेश्चन, दुल्हन गाओ मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? बताओ। तो इसमें दाम्पत्य प्रेम है। कौन सा रेश्यवाद इसमें कोई पूछ ले आपसे तो भावात्मक रेश्यवाद। कौन सा? भावात्मक रेश्यवाद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक अचंबा देखा रे भाई ठाड़ा सिंह चरावे गाई पहले पूत पीछे भई माई चेला के गुरु लागे पाई जल की मछली तरवर ब्याई पकड़ी बिल्ली मुर्गे खाई बेली डार गूंगी कर आई कुत्ता को ले गई बिलाई तली करी शाखा ऊपरी करी मूल बहुत भांति जड़ लागे फूल के कबीर ये पद को बूझे ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। इस पद के संबंध में असंगत क्या है? बताओ। ये उलटबासी है, ये उलटबासी तो है। भक्ति की चरम दशा नहीं, भक्ति की चरम दशा कहाँ है? योग साधना पत्ति का भी इसमें बोध हो रहा है और गेयता का भी बोध हो रहा है, क्योंकि ताल मिल रही है ना, ले ताल, तो ये सब है, लेकिन भक्ति की चरम दशा इसमें नहीं है। ठीक है ना। ये कबीर की है। किसकी है? कबीर की। ठीक है। कोई पूछ ले भाई उलटबाजी किसकी अगली बार, तो कबीर दास जी की है ना। अगला क्वेश्चन, मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। बताओ। मीरा के काव्य में विच्छोह की तड़पन ज़्यादा है। सही बात है? बताओ। सही बात है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है। सही है। विक्रमादित्य देवव्रत है ना। मीरा के काव्य में रहस्य या अनुभूति का रंग है। ये बात भी सही है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन है। नहीं, उल्टा दे दिया है ना, साधन है। ठीक है, साध्य नहीं। अगला क्वेश्चन, ये ब्रज में कछु देखियो रीटोना पद में प्रयुक्त पंक्ति ले लेहमुरी कोई श्याम सरोना के माध्यम से संकेतित है। क्या बताओ? आवाज लगाकर दही बेचना या गुजरिया की विक्री कुशलता। तो इसमें क्या है? प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण। ठीक है ना, वर्तमान को भूल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है जोगी मत जा मत जा मत जा। पंक्ति में जोगी से अभिप्राय है। जोगी किसे कहा गया है? उद्धव को या कृष्ण को या योगी को? तो कृष्ण को कहा गया है ना। अगला क्वेश्चन, गोकुल सबे गोपाल उपासी जोग अंग सादत चे उदो ते सब बसंत ईसपुर काशी।
ईशपुर से व्यंजित अर्थ है, बताओ। ईशपुर किसे कहा गया है? शिव की नगरी को। किसे? शिव की नगरी को ईशपुर कहा गया है ना। अगला क्वेश्चन, आयो जोग सिकावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया दान कुमांडे। इस पद में तीनों का व्यंग्य अर्थ है, बताओ। तो क्या है? धनिया दान या कुमांडा। तो क्या है? प्रेम साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना। तीनों का अर्थ क्या है? प्रेम साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना, है ना। अगला क्वेश्चन, नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है, बताओ। नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है। 3 है, 1 नहीं है। नगर का चतुराई भरा जीवन है, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। गोपियों का स्वभाव है, यशोदा का कृष्ण प्रेम भी है। तो क्या नहीं है? मथुराओं की स्त्रियों का स्वभाव का इसमें वर्णन नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पत्ति पर नहीं किया गया है। सूरदास के भ्रमण गीत के संदर्भ में कथन किसका है, बताओ। भ्रमण गीत के बारे में क्या कह रहे हैं? सूरदास, मतलब सूरदास के भ्रमण गीत के बारे में कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी। क्या कह रहे हैं? कि इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर, लेकिन तर्क पत्ति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमण गीत के संबंध में कथन किसका है? शुक्ल का है। अगली बार पूछ लें कि किसके बारे में कहा जा रहा है, तो सूर के भ्रमण गीत के बारे में। और तर्कशील तो नंददास का जब था ना वो और गीत, उसमें गोपियाँ तर्कशील थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से माना, बताओ। नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ, ये पद्मावत का एक भाग है ना, तो आषाढ़ से माना। चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, ऐसा कुछ है ना। अगला क्वेश्चन, टप टप बूंद परे जस ओला, बीरे पवन होई मारे जोला। पंक्ति में रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से क्या ग्रहण किया है? मारे जोला से क्या अर्थ है, बताओ बताओ बताओ। वात के प्रकोप से अंग का सुन हो जाना, क्या ये है? हाँ यही है, ठीक है ना। वात के प्रकोप से अंग का सुन हो जाना मारे जोला का मतलब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जही पंखी के नियर हुई कहे विरह के बाद, सोई पंखी जाय जरी तरवर होई निपात। आचार्य शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है, क्या माना है? प्रकृति का सुर में चित्रण या ऊहात्मक पत्ति, क्या माना है? ऊहात्मक पत्ति। जही पंखी के नियर हुई कहे विरह के बाद, सोई पंख जाई जरी तरीवर होई निपात। इसमें क्या माना? ऊहात्मक भाव माना है, ठीक है। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, पीयू सो कहूँ संदेशड़ा, है बोरा है काग, सो धनी बिरही जरी मुई, तेई के धुआं हम ही लाग। में भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में शुक्ल जी का कथन क्या है? पहली बात तो ये पंक्ति किसकी, ये पूछ ले आपसे, तो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मुझे बताओ पहले था। ABCD क्या बताओ? तो इसमें है C, अव्यय की दशा में ये उचित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हटी नैन न लाओ, अंजन के सिका ज्योति तेह लोचन सलभ पटाओ। में रेखांकित अंश से असंबंध अर्थ है, बताओ। 3 तो संबंध है, एक असंबंध है। नेत्र में काजल लगाए हुए हैं, बताओ। ये तो सही है। पर्वत शिखर से बहते अग्नि झरने के समान, नहीं ये गलत है। सटकारे काले केश वाली, ये भी है। दीपक की ज्योति के समान कामिनी, ये भी, लेकिन ये नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, भलो पोच राम को कहे मुई सब नर नारी। में पोच से अभिप्राय है। पोच का मतलब क्या होता है? नीच, उत्कृष्ट, भक्त, अनुगामी। तो पोच का अर्थ क्या है? नीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गज उदारी हरि थपियो विभीषण, ध्रुव अविचल कबू न डरे। अम्बरीक की साफ सुरती करी, अजहू महामुनि ग्लानि करे। महामुनि से क्या आशय है? तो दुर्वासा ऋषि, क्या है? दुर्वासा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया, बताओ। तो वियोगी हरि को तुलसीदास ने रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया है, ठीक है, इन्हें गिना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे श्याम हरित दुति होई।
रेखांकित अंश संकेतित नहीं है। बताओ। मन के कलुष का दूर होना, ये तो है इसमें। श्याम हरित द्युति हुई, इसका अर्थ पूछ रहा है ना। मन का कलुष दूर होना है। घोर वर्णी राधा का श्याम वर्णी होना, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। श्याम रंग का हरित वर्ण होना है। कृष्ण की कांति कम होना, ये भी है। तो इसका आंसर नंबर 2 सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इसका, है ना। फर्स्ट ग्रेड वालों को थोड़ा चक्कर आ रहा होगा ये देख के। देखो, चक्कर आने कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कई बार इजी पूछ लेते हैं और कई बार हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये ठीक क्वेश्चन है। इतना हार्ड भी नहीं करना पड़ो ना, तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होते हैं। तो साहित्य में क्या डाटा याद करना पड़ता है, इन्हें आप समझ लो ना तो आपका काम हो जाए, ठीक है ना। तो आप घबराएं नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सनी कजल चख जख लगन उपजियो सुदिन सनेऊ, क्यों ना नरपति भोगवे लही सुदेश सब देऊ। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त हो रहा है? ये तो फर्स्ट ग्रेड में है ना, पीछे वाला भी था। काफी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में सेम ही है। तो किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त हो रहा है इससे? तो ज्योतिष विषय ज्ञान का। किसका? ज्योतिष विषय ज्ञान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो परवारो उर्वशी सुनी राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। मैं रत्नाकर जी ने उर्वशी का कर्म से अर्थ किया है। तो पहली उर्वशी तो क्या है? अप्सरा विशेष है, ठीक है। दूसरी उर्वशी, मोहन की उर्वशी। फिर भूषण विशेष, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 है इसका। यह आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है? बताओ। भक्ति का संदर्भ नहीं है, बाकी 3 में है, 1 में भक्ति का संदर्भ नहीं है। जम करी मुँह तरहरी परियो, यही तरहरी चितलाऊं, विषय तरसा पर हरि अजो नर हरि के गुण गाऊं। इसमें तो है। मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जयम जाई परे श्याम हरि द्युति हुई। इसमें भी भक्ति है। अजो तरियो ना ही रहो सूरती सेवक करंग, नाक बास बेसरे लहे बसी मुक्तन के संग। इसमें भी भक्ति भाव है। फिर चित उत ही रहती रहते टूटी लाज का, एक मिनट, टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि जोर में भयो गोर की नाव। इसमें नहीं है, इसमें भक्ति नहीं है, तीनों में भक्ति है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। ये सारे सिलेबस में अब जो देख रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में भी है ना, सेकंड ग्रेड में भी है। स्वच्छंद परवा के प्रमुख कर्ताओं में रस खान, आलम, ठाकुर, गणानंद, बोधा, दिशदेव का नाम लिया जा सकता है। इनमें सबसे श्रेष्ठ गणानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन किसका? बताओ। स्वच्छंद परवा के प्रमुख कर्ता में मतलब गणानंद सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा किसका माना था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। किसका माना था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का मानना था। अगला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते फिर ऑप्शन देखते हैं। मीत सुजान अनित करो जिन हा ना हुजिए मोही अमोही, डिठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी द्रग राव रूप की दोही, एक विश्वास की टेक गह लगी आस रहे बसी प्राण बटोई, हो घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत मोही। उक्त सवय के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं? बताओ। ऑप्शन देख रहे हैं, बताओ। मीत अनित विरोधी भाव है इसमें, मोही अमोही इसमें भी विरोधी भाव है, जीवन मूल प्यासनी इसमें भी है, चिट्ठी और ठोर इसमें नहीं है, ठीक है ना। गणानंद का है। किसका? ये गणानंद का है, ठीक है ना। अगली बार पूछ लेंगे ये पंक्ति किसकी है, तो गणानंद की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 96 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है, आसी आकाश मदी अवधि गुण बढ़ाई, चौपनी चढ़ाई दिनों किनो खेल सो यह, निपट कटोर यह एंचत ना आप और, लाडिले सुजान सो देहुली दशा को कहें, आचिर जमई मोही भई घन आनंदियो, हाथ साथ लागियो पे समीप ना कहु लेऊ, बिहारी समीप की जगोरनी अधीर नह, नीर बजियो जीव तो गुड़ी ले उड़ियो रहे। देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये पद्य भाग है ना, मेरे हिसाब से उन्हें गद्य में पढ़ लेना चाहिए, उससे की आसानी होती है। पद्य को गद्य बना लो तो आराम से याद आ जाएगा। ये पूछ रहा है इसमें अलंकार कौन सा नहीं है, बताओ। इसमें रूपक भी है, व्यतिरेक भी है, उपमा भी है, लेकिन अपन होती नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। ऐसा जरूर थोड़े कि भाई आप अच्छे से राग से पढ़ोगे, जरूरी थोड़ी सबका लय होती है अच्छी। आप आराम से देखो, गद्य में पढ़ सकते हो, समझ लो ना। गद्य में पढ़ोगे तो आप अच्छे से सही कर लोगे, पद्य में क्या भाव में बह जाओगे फिर। अगला क्वेश्चन देखो। जब ते निहारे गणानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लगी रही चाह की, वीर का कारण क्या है? बताओ।
तो पूर्व राग है। क्या है? पूर्व राग। अगला क्वेश्चन, कामायनी की ये कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में कथन किसका है? बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। तो गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधुपवन क्रीडत जो शिशु साल सुशोभित और स्वरभ संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। इसमें क्या क्या वर्णन है बताओ। हृदय की उदारता का वर्णन है, इसमें है देह यष्टि का वर्णन भी है, मादकता का वर्णन भी है, लेकिन मनु सौंदर्य का वर्णन नहीं है इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन, कामायनी दर्शन का केंद्रीय आधार क्या है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन। क्या है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन। कामायनी किसका है? मतलब ये बताओ। प्रसाद का। कौन से प्रसाद? जयशंकर प्रसाद। कितने सर्ग है इसमें? 15। आधार क्या है? शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। प्रभाव काफी है लेकिन मेन शतपथ ब्राह्मण है। केंद्रीय आधार क्या है इसमें? प्रत्यभिज्ञा दर्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और उस मुख पर वे मुस्क्यान रक्त किस लिए पर ले विश्राम अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। बताओ। मुस्कान की बिंबात्मक अंकन, बिंबरक अंकन है इसमें। श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन भी है। अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना भी है। नहीं, ये नहीं है। गेयता भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 102 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार्थत्व माना? बताओ। तुलसीदास और सरोज स्मृति। तुलसीदास प्लस सरोज स्मृति बराबर राम की शक्ति पूजा। इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाती है? राम की शक्ति पूजा। ठीक है ना। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आरबीसी ने फर्स्ट बार पूछा, बाकी नेट में कई बार क्वेश्चन आया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार्थत्व माना? तुलसीदास और सरोज स्मृति का, है ना। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा में कविता मूलतः किस संकलन में है? बताओ। राम की शक्ति पूजा कविता किस संकलन में? बताओ। गीतिका, परिमल, आराधना, अनामिका। तो अनामिका में ये है, संग्रह है अनामिका, उसमें राम की शक्ति पूजा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या क्या है? सूर्य के अस्त होने का वर्णन है इसमें, रवि हुआ अस्त में। राम के निर्बल होने का संकेत भी है। दग्धाक्षर रे का प्रयोग भी है। लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत नहीं, ये नहीं है। मूर्छित होने का संकेत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल गति अस्मिता की खोज है। अंधेरे में कविता के विषय में ये कथन किसका है? तो नामवर सिंह का। किसका? नामवर सिंह का। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल गति अस्मिता की खोज है। अंधेरे में कविता के संदर्भ में कथन किसका हो? तो नामवर सिंह का। ठीक है ना। अस्मिता की खोज के बारे में कौन बात कर रहे हैं? नामवर सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। बताओ। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। क्या बात सही है? ये तो सही है। कविता का आरंभ रहस्य में दृश्य से होता नहीं, रहस्य में दृश्य से नहीं होता, ये गलत है। ठीक है। नाट्य के आरंभ में कविता का वे रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। तीनों सही, लेकिन ये गलत है ना। अगला क्वेश्चन, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं? तो आत्मपरक, जड़ीभूत, सौंदर्य, अभिरुचि का तिरस्कार, इसमें है सही है। तो मस्तिष्क सिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, ये भी है। कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार, नहीं, ये नहीं है। अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 असंगत है ना। क्वेश्चन नंबर 108, मालती बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी, मालती के व्यक्तित्व के संबंध में टिप्पणी किसकी है? तो लेखक की है। किसकी है? लेखक की। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? बताओ। जुनिया, शिलिया, गोविंदी है ये तो, रूपा, चुईया, नौरी ये भी है, धनिया, मालती, वृंदा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन से नहीं है? तीनों में से कौन से नहीं है? कहीं तो है, कहीं नहीं है।
ठीक है, सोना पुण्य सरोज ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन कोई रक्षा नहीं करता, चारों तरफ लूट है। ये गोदान में ये कथन किसका है? राम सेवक का। किसका है? राम सेवक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, त्याग पत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कथन है। आत्मपीड़न है इसमें, परदया भाव भी है, अपनी अपनी नीति की स्वयं निर्मात्र ये भी है, समाज को तोड़ने फोड़ने की जाने नहीं, ये नहीं है। आत्मपीड़न है, परदया भाव है, अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री में, लेकिन समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह नहीं है। त्याग पत्र किसकी रचना बताओ? जैनेंद्र की। किसकी है? जैनेंद्र की। अंधेरे में किसकी है? मुक्ति बोध की। गोदान किसका है? प्रेमचंद का। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है, क्या है? मनोवैज्ञानिक। क्या है? मनोवैज्ञानिक। किसका है? जैनेंद्र का। किसका? जैनेंद्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्याग पत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है बताओ। उसके चिंतन की परिणति आत्म विसर्जन में होती है, ये तो सही बात है। समाज की विषमता को देखकर उनके बारे में सोचता है, ये भी सही है। समाधान की तलाश में बेचैन रहता है, ये भी सही है, तो ये गलत है। आत्मलोचन के माध्यम से सभी समाज की विसंगति को ढकने का प्रयत्न करता, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है ना। अगला क्वेश्चन, क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में ये कथन किसका है? बताओ बताओ। तो ये बिंदा का कथन है, वो है ना, जिंदा हो तो जिंदा आना, जिंदा नजर आना जरूरी है, ऐसा कुछ है ना। वसूलों पे आना चाहिए तो टकना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ठीक है ना, ये भी हिंदी में किसी का कथन है, मुझे भी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो 115, ये क्या कह रहा है कि मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1979। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है, किसका प्रतीक है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध है। ठीक है ना इनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो नाखून का बढ़ना प्रतीक क्या है? पाश विवर्ती का। किसका? पाश विवर्ती का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। सही बात है एकदम। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है, ये बात भी सही है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विषमता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है, ये गलत है ना। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। ये सारे कथन आने वाले एग्जाम में और आएंगे, ठीक है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये कथन आप देख लें। ठीक है ना, तो इतना बड़ा निबंध पढ़ोगे, अगर आप वो नहीं पढ़ पाओ तो कम से कम ये कथन तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जो आई हुई चीज़ें क्या है वापस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन देखो आप, राम मनुष्य है, पर मनुष्य का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुणो रसे के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान है तो उपयुक्त विकल्प है शील और करुणा का संबंध, जहाँ तक शील और करुणा का संबंध है। यानी राम मनुष्य है, पर मनुष्य तक वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक शील और करुणा का संबंध है। ये निबंध किसका है? कुबेरनाथ राय का, राघव करुणो रसे। ये भी आपसे पूछ लेंगे निबंध किसका है, तो कुबेरनाथ राय, ये वही कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी वाला है ना, रस आगे टक वगैरह लिखा था ना, वही। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के संदर्भ में असंगत है, गलत किया बताओ। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना का असंप्रक्त है क्या? ये गलत है ना, ये इसका आंसर है। भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है, सही है। भाषा व परिवेश की एक रूपता इस कहानी की शक्ति है, सही बात है। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है, ये भी सही है। कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए हैं, ये भी सही है, तो ये सही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, कफन कहानी के संबंध में असंगत है बताओ। कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है, ये बात सही है। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है, ये बात भी सही है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है, ये बात भी सही है। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है, नहीं ये गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 121 नंबर,
पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है, बताओ। नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, ये तो सही है। स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव, नहीं, यह नहीं है। द्वंद्व है ना, देश प्रेम और स्वयं प्रेम के मध्य। नायिका के प्रिय के प्रति प्रेम भाव, ये भी सही है। देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का द्वंद्व, ये भी है, लेकिन यह नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम क्या था? रोज कहानी का शुरुआती नाम क्या था? तो गेगरी, क्या था? गेगरी। अब मुझे बताना, छाया किसका कहानी संग्रह है? छाया, देखो हमने बता रखा है पहले ना, अब बताना। अगला क्वेश्चन, उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है। स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है। अंतस की अकुलुस स्थिति, ये भी है। पर ब्रह्म की अनुभूति, ये भी है। पांडे की भांति उलिझना, नहीं, यह नहीं है। उजाले के मुसाहिब किसकी रचना है, आप मुझे बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टॉर्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों की लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयुक्त किया, बताओ। खटमल के लिए, किसके लिए? खटमल के लिए, ठीक है। ये यात्रा वृत्तांत है। मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत किसका है? कमेंट करके आप जरूर बताइए। देखो कमेंट करने से क्या होता है, आपको ये चीज़ें हाथों याद हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप नहीं करो तो आपकी इच्छा है, और करो तो कम से कम याद तो हो गई, आगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेरी तिब्बत यात्रा में फुनदो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं। मेरी तिब्बत यात्रा में फुनदो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट पर संबंध में वर्णित वृत्तांत नहीं, बताओ। यहाँ आदमियों के लिए लोह की सांकल पर चमड़े से बंधी लकड़ियों का झूला है, सही है। तो यह सामान के लिए लकड़ी की नावों का इंतजाम है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। यह जानवरों के लिए तैर कर पार होना पड़ता है, सही है। यह मंगोलिया और कंसुएन चीन की ओर चीन की ओर का प्रधान रास्ता, ये भी है, लेकिन यह नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 126 नंबर, राहुल संकीर्तन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई देती है, बताओ। चीदोड प्रसाद में स्थित देवालय में, कहाँ दिखाई देती है? चीदोड प्रसाद में स्थित देवालय में, है ना। अगला क्वेश्चन, नंग रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का कारण क्या था, बताओ। तो लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना, इसलिए फेंक दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन के समझाने वाले इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इनका आंसर देख लो और हमें पता चल जाए कि भाई ये चीज़ है ना, पढ़े तो कैसे क्वेश्चन आते हैं। कोई बड़ी रचना होती है ना, कहानी उपन्यास निबंध, तो उनसे हमें क्या एक दृष्टि मिलती है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उससे क्या है कि आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें छोड़ने की है और ये चीज़ें पढ़ने की है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ना है ज़्यादा जरूरी है, क्या छोड़ना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो फिर इतनी याद भी नहीं होगी, आपको सिर्फ सिलेक्टिव मैटर पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं, बताओ। संयोगात्मकता की ओर झुकाव मिलता है आदिकालीन हिंदी में, नहीं नहीं ये गलत है। ड ध्वनि का विकास, ये सही है। ड ध्वनि का विकास, ये भी है। संयुक्त संवाद ए का प्रयोग, ये भी सही है, लेकिन यह नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंध नहीं? हिंदी की बोलियाँ कितनी 17 का 18 आता है, लेकिन हर किसी ने 17 माना है, अब आप 17 कर सकते हो, ठीक है ना। 5 उपभाषाएं हैं, उपभाषा कितनी है? 5, बोलियाँ कितनी है? 17, कहीं कि 18 भी, अगर ऑप्शन में से करना हो तो आप 18 कर सकते हो, है ना। तो बोले उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंध नहीं है, बताओ। शोषणीय अपभ्रंश है, अर्धमागधी से और मागधी से है, लेकिन पेशाची अपभ्रंश से नहीं है, ठीक है ना। तीनों से इसका हिंदी की जो बोली है ना उनको उद्भव माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है, बताओ। जादोबाटी है, डांगी है, सिपाड़ी, ये नहीं है, सिकरवाड़ी है, ठीक है ना। पर जादोबाटी, डांगी और सिकरवाड़ी, तो सिपाड़ी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है, बताओ। दक्षिणी भोजपुरी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है, एकदम सही बात है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती, नहीं ये गलत है यार। अर्धमागधी से कैसे मानी जाती है? अर्धमागधी से सिर्फ एक भाषा का उद्भव हुआ था, किसका, बताओ। कमेंट करके बताना, पूर्व हिंदी पश्चिम हिंदी, बताओ बताओ, दोनों में से कोई है ना। अगला, भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है, ये बात भी सही है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, प्रारंभिक कृति चंदायन,
अवधि की पहली करती है, ठीक है ना। 1300 शायद 79 थी, कैसा रचना काल यही है शायद 1379 है ना। तो ये रचना किसकी है? मुल्ला दाऊद की। किसकी है? मुल्ला दाऊद की, ठीक है। और मधुमालती ये किसकी है बताओ? मधुमालती किसकी है फिर? ये मंजन की है। किसकी है? मंजन की, 1545। मरगावती किसकी है? कुतुबन की। किसकी है? कुतुबन की। चित्रावली किसकी है? उस्मान की। किसकी है? उस्मान की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत है, गलत पूछ रहा है। खेत ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्राय 6 लिपि चिन्ह का प्रयोग हुआ है, सही बात है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी का संबंध शौर सैनिक के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते हैं, कि ये बात सही है? ये भी सही है। राजस्थानी को मरु भाषा मरुबानी आदि कहा गया है, ये बात सही है। राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक सीमित है, नहीं नहीं ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, बताओ। पिंगल मिश्रित, तो पृथ्वीराज रासो पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, ठीक है। मूर्णोत नैण श्री ख्यात नैण की है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, अचल दास खिंचरी वचनिका शिवदास गार्डन, बाबूजीरा दोहा, लाग रस। किसका है? लाग रस। लाग रस ये जीके में पूछा जाता है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है, बताओ। तो मेवाती, अलवर भरतपुर साइड में बोली जाती है। मारवाड़ी हमारे जोधपुर नागौर जैसलमेर इस साइड में बोली जाती है। हाड़ौती तो आपको बताइए वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान में ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है, ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता, बताओ किस नाम से नहीं जाना जाता? जयपुरी बोली, झाड़साई बोली, काई कुई की बोली, लेकिन अहिरवाटी नहीं कहा जाता। अहिरवाटी किस बोली का, बताओ वो बोली है, किस बोली की बोली है अहिरवाटी? बताना आप कमेंट करके। जयपुरी, झाड़साई और काई कुई, ढूंढाड़ी को काई कुई भी कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है, बताओ। रतलाम, देवास, उज्जैन, रायपुर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली बोली है। वागड़ी को सर्वाधिक प्रभावित कौन करती है? गुजराती, क्योंकि गुजरात नजदीक है। अगला क्वेश्चन, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343। 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? तो खड़ी बोली के निकट। किसके? खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है। एक ही बात है, इतने पढ़े तो भी समझ में आ ही जाता है। तो खे भी है, लड़े भी है, रे भी है, लेकिन रे नहीं है, लिरी नहीं है, ठीक है। ये री है ना। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफिन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। कहाँ नहीं किया जाना चाहिए बताओ? कठिन संधियों से बचने के लिए किया जाना चाहिए। सामान्यतः तत्पूर्व समासों में नहीं जरूरी नहीं है। सा जैसे आदि से पूर्व किया जाता है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य भी किया जाता है। हाइफन चिन्ह मतलब योजक चिन्ह है ना। अगला क्वेश्चन देखो 143 नंबर, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है, बताओ। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर किया जाना चाहिए, सही है ये तो। पूर्वकालिक प्रत्येक कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, ये भी सही है। द व ह द व ह के संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाए जाए, ये भी सही है। तक अब ये सदैव पूर्ववर्ती शब्दों के साथ लिखा जाए, सदैव जरूरी नहीं है, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध बताओ? तो स्थायी, ये अशुद्ध है क्योंकि स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी, ठीक है ना। दो स्वर एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं, ठीक है। बुढ़ा सही है, चाहिए सही है, वांग्मय सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है, बताओ। परामर्श पराग यही है, ठीक है ना। इसमें पर है परदनाश्रय, ठीक है ना, इसमें पराग हो गया, परदनायन है। अगला क्वेश्चन देखो आप, पराग में ये देखो, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट शब्द है, पराधन गया। कई बार अगली बार पूछ लेना कि पराग में कौन सा उपसर्ग है, आप कर दोगे परदनाग, ऐसा नहीं होता, परा उपसर्ग है इसमें, ठीक है ना, देव मूल शब्द है।
अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित है? बताओ, सभी शब्द पूछ रहे हैं। तो काश्यप, वासुदेव और पार्थ ये संतानवाची है सभी, ठीक है ना। बाकी है इनमें लेकिन सभी नहीं है, ठीक है। अब इनकी क्या हमने बात कर रखी है तो इसलिए मैंने क्या विस्तृत रूप से आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित है? बताओ, सभी। अद्य गति, ये तो विसर्ग हो गई, स्वर है नहीं, सभी पूछ रहा है। स्वागत में क्या है? शूद्रनागत या शुद्धनागत, शुद्धनागत। षड्धनानन, इसमें ठीक है सभी पूछ रहे, सभी नहीं है, ठीक है। मनोधन योग एक आ गया तो स्वर की बात गई। वार्तालाप, चंद्र उदय देवऋषि, इसमें है, ठीक है। वार्ताधन लाभ, चंद्रधन उदय देवधन ऋषि। गुण, गुण दीर्घ, ठीक है। सभी स्वर संधि से पूछ रहे हैं। इसमें तो क्या है? विसर्ग आ गया, या विसर्ग आ गया, ठीक है। इसमें मातन उत्सव, वेदन वर्द, इनमें भी आ गया कौन सा? व्यंजन। किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है? बताओ, तो ये सभी शब्द को पूछ रहा है। ग्रस्त, हरबनमौला और कपड़चन, ये सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित है। ग्रस्त, हरबनमौला और कपड़चन, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन है ना, ऑप्शन है, क्वेश्चन है, इन सब का मैंने नोट्स में ऐड कर रखा है। अगर हम जब इन्हें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे ना तो आपका सारा सारा रिवीजन ही होगा और आपका कंटेंट भी एकदम मतलब पुराने पेपरों के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वाक्यों के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। वाक्य के मुख्य दो भी होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये बात सही है एकदम। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। नहीं नहीं, उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य, इसलिए ये अनुपयुक्त है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। उद्देश्य एक प्लस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी सही है। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और कौन से 3? सरल, मिश्र और संयुक्त। अगला क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। मतलब अर्थ के आधार पर वाक्य हर प्रकार का होता है, तो कौन सा नहीं है? यह नहीं है, संबंधबोधक। अज्ञार्थक है, संकेतार्थक है, संदेह सूचक है, लेकिन कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन नंबर 1 संबंधबोधक वाक्य नहीं होता। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, ठीक है। दोस्तों, हम लोगों ने कॉलेज व्याख्याता 2020 का पेपर 1 सोल्व करने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई है भूलवश तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम अगले वीडियो में पेपर 2 देखेंगे, और कुछ सुधार करने की गुंजाइश हो तो वो भी आप ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।